तो जिस सिटी के अंदर दंगा फसाद रहेगा वो सिटी का प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। मेरी जिंदगी के अहम 20 साल 25 साल मैंने काफी कर्फ्यू और दंगा देखा हुआ है। आज व्यापारियों के अंदर भी कई दफा प्रॉब्लम्स आती है, हम सीधे चले जाते हैं होम मिनिस्टर के पास। गुजरात राज्य के अंदर मैं कह सकता हूँ कि किसी उद्योग वाले को अगर टैक्स पॉलिसी के अंदर उन लोग ने पार्ट लिया है तो उनका कोई पैसा डिले नहीं हुआ। इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से अगर चेक रिटर्न होता है तो उसको तुरंत एक समय नक्की कर देना चाहिए कि 25 दिन 30 दिन के अंदर वो पैसा भर दे रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको जेल की सजा होनी चाहिए। नहीं, उसमें डर का माहौल हो गया। अच्छा। डर का माहौल यानी कोई भी आदमी को कभी भी अंदर डाल सकते थे। पीएम साहब की फैमिली की बात करें तो टचवुड कोई फैमिली मेंबर, उनके भी बच्चे के बच्चे, वो भी आज वो कहना नहीं चाहते कि हम पीएम साहब के ग्रैंडसन है या भतीजे है या ये है वो है। मेरे हिसाब से नई पार्टी का इधर बहुत मुश्किल है। अच्छा। बहुत मुश्किल, आप नहीं मानोगे। विद इन 5 डेज के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हमको टाइम दिया था। जो कन्विंसिंग पावर मोदी जी में है वो अनएक्सपेक्टेड। हेलो नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। इस समय मैं गुजरात में हूं, चुनाव यात्रा पर हूं और एक हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। वैसे तो पूरे विश्व में गुजरात का बहुत नाम है। गुजरात का व्यापार पूरे विश्व में इसको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है और गुजरात में जो टेक्सटाइल मार्केट है, जो कपड़ा व्यापार है, वो पूरे विश्व में एक उसका अलग स्थान है। इस समय हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, हम उनसे उनका परिचय लेंगे पूरा, वो क्या करते हैं और गुजरात की राजनीति में व्यापारियों का क्या अहम हिस्सा है, किस प्रकार से वो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कितना उनका है टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे वो लोग कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, हम अपने दर्शकों के लिए छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन में चाहता हूँ कि आप स्वयं दीजिए। मैं गौरव भगत मस्कती कापड़ मार्केट महाजन का प्रेसिडेंट हूँ राइट फ्रॉम 2013 और न्यू क्लॉथ मार्केट जहाँ आपने बैठे वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट हूँ लास्ट 8 ईयर से। 8 साल से। 8 साल से। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वैसे तो मैं बस सीधे आ जाऊँ तो मैं गुजरात में एक हर्षोल्लास का माहौल है, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत दिनों से मार्केट कुछ डाउन था, ऐसा कुछ बातचीत चल रहा था, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा अभी क्या माहौल है, आपके जो साथी हैं व्यापारियों की स्थिति क्या है कपड़ा? 2016 हिंदुस्तान में नोटबंदी हुआ, उसके बाद 2017 जीएसटी पहली दफ़ा कपड़े में लगा और उसके बाद 2 साल कोविड की समस्या आई पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो काफ़ी व्यापारी लोग इसके अंदर डैमेज हुए और काफ़ी व्यापारी इसके अंदर बेघर भी हो गए। साथ साथ में इन सब समस्याओं को देखते हुए अभी का जो कपड़ा मार्केट है वो जाके स्टेडी हुआ है। सिर्फ अहमदाबाद के अंदर कॉटन की ये मंडी कहलाती है और इधर कॉटन जो है लास्ट 6 मंथ से MCX में लगा हुआ है, तो उसकी वजह से कॉटन जो 45,000 के रेट में मिलता था वो 45,000 में 356 किलो का रेट रहता था, तो वो 1,10,000 हो गया है। अब वो 1,10,000 होने से कई व्यापारियों ने ऊंचे दाम में भी कपड़ा खरीदा और उसके बाद ये 70,000 हो गया, वापस 90,000 हो गया। तो ये फ्लक्चुएशन कॉटन में होने से अहमदाबाद की जो इंडस्ट्री है वो मंद हो गई है। अभी जैसे दिवाली के पहले की बात करें तो दिवाली के पहले लेडीज़ गारमेंट्स जितने भी थे, लेडीज़ की जितनी भी वैरायटीज थी उसमें अच्छी ग्राहकी रही है और जेंट्स के अंदर अभी शर्टिंग जो है वो थोड़ा स्लो हुआ है। कुल मिला के अभी दिवाली के बाद मार्केट में पैसा भी ठीक आया है और कपड़े की बिक्री शुरू हो गई है। सर, अभी जैसे आपने बहुत अहम बात की, मैं तो थोड़ा सा मिस कर गया था। नोटबंदी इस देश के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी चीज़ थी, बहुत सारी, बट व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि अचानक से ऐसा एक आदेश आता है और खासकर गुजरात के व्यापारी
थोड़ा मुझे उस हालात के बारे में कुछ बताएंगे, कितनी बड़ी परेशानी थी वो और अभी कैसे उसको आप लोग कर रहे हैं? नहीं, इसमें नोटबंदी के अंदर जो व्यापारी कैश पेमेंट से काम करते थे, रोकड़ से काम करते थे, जी। सिर्फ इन्हीं लोगों को ही तकलीफ हुई है। जो लोग चेक से व्यवहार करते थे सालों से, उन लोगों को कोई तकलीफ हुई नहीं है। हाँ, जरूर तकलीफ हुई है कि आज जैसे कलकत्ता है, दिल्ली है, बड़ी बड़ी मंडियों के यहाँ जो लोग व्यापारी अपना माल लेते थे, वो लोग जो पेमेंट करने के वक्त वो पेमेंट ये कई फाइनेंस कंपनी के माध्यम से पेमेंट करते थे। ओके। तो जो ऑफिशियल काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को भी थोड़ा इनकम टैक्स का प्रॉब्लम भी रहा। बाकी जो लोग 2 नंबर से काम करते थे, उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कईयों की रकम भी अभी तक मिली नहीं है। डूब गई मतलब। हाँ, तो ये नोटबंदी के अंदर ये समस्या जरूर रही है। जी। और काफ़ी टाइम तक नोट बदलते बदलते काफ़ी टाइम सरकार ने दिया। जी। उसमें कई लोगों ने पुरानी नोट जो है वो चेंज भी कर ली, कई लोगों ने माल भी ले लिया। तो कुल मिला के बराबर कर लिया। नोटबंदी के अंदर प्रॉब्लम जो रहा है, वो जो लोग 2 नंबर का व्यापार करते थे, उन लोगों को ज़्यादा रहा है। ज़्यादा है। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी की सरकार आती है 2014 में हिंदुस्तान में, और आम आदमी से लेकर के अमीर आदमी, आप लोग एक बहुत अच्छे स्तर पे यहाँ हैं गुजरात में, बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें सबको आई। लेकिन इस सरकार ने कुछ न कुछ नियम कानून धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते गए। मुझे ये बताइए, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, और वहाँ पे जीएसटी का जब स्टार्ट हुआ और जब ये आदेश आया कि जीएसटी वगैरह लगेगा, तो कई सारे उसके भाग थे कि इस पे इतना परसेंट, इतना कपड़े पे कुछ होता है। कुछ व्यापारियों ने इसका हमारे यहाँ भी और पूरे देश में, गुजरात से भी हमने खबर सुनी कि बहुत सारा विरोध था। अभी जीएसटी के सर क्या हालात है, जीएसटी का असर जो था बिजनेस पे कितना पड़ रहा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, थोड़ा इसके बारे में जरूर कुछ बताइए। कपड़े का व्यापार जो है वो हमेशा बहुत वर्षों से उधार में चल रहा है, और आज एक ही समस्या व्यापारी को है, जीएसटी आ गया तो व्यापारी का बिजनेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आगे का व्यापारी जो है वो चीटिंग करके भाग जाता है, या पेमेंट नहीं देता है, या पेमेंट देने की परिस्थिति में नहीं रहता है, तो उस टाइम में उसकी मूडी भी जाती है और उसका जीएसटी भी जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जीएसटी के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो रहने वाली है और रहती है, और उसका सुधार भी होता रहता है। तो ओवरऑल देखने जावे तो जीएसटी के अंदर व्यापारियों को एक दफ़ा जीएसटी भरने के बाद उसने जब सेल किया और वो जीएसटी जो है सामने वाला नहीं भरता है, तो वो उसकी इफेक्ट उसको नहीं आवे, वो सरकार को खास ध्यान रखनी है। ओके ओके, तो ये बड़ी अच्छा सर। अभी मैं आपके बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था गुजरात के व्यापार के बारे में। मैंने ये सुना कि आप लोग शायद गुजरात होम मिनिस्ट्री से कुछ बातचीत कर रहे थे एसआईटी के लिए, कि जैसे जो माल आपसे कोई ले रहा है, किसी भी स्टेट का आदमी है व्यापारी, उस पेमेंट का इशू आता है, पेमेंट फंस जाता है, तो आप वो अपना पैसा निकालने के लिए शायद कुछ गवर्नमेंट से कुछ मदद चाह रहे हैं। इसका भी क्या प्रोसेस है, आप बताइए। बिफोर 2 ईयर हम लोग ने गुजरात गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर थे, उन लोगों को हमने कांटेक्ट किया, हमने डीजी साहब को कांटेक्ट किया और सीपी साहब को कांटेक्ट किया। देयर आफ्टर उन लोग ने ये समस्या जो पार्टियां पेमेंट नहीं देती है और चीटिंग करके भाग जाती है, तो उसके अंदर उन लोगों ने इधर हमारे जॉइंट सीपी को एक जिम्मेदारी दी। जॉइंट सीपी ने ये एक एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी का गठन करके वो महाजन के साथ मिलके एसआईटी काम करेगी, ऐसा हम लोगों ने अंदर अंदर तय किया। ओके ओके। तो आज मार्केट के अंदर एसआईटी की ऑफिस भी है, और मार्केट में मेरे हिसाब से 13 आदमी का स्टाफ है, और पूरे स्टाफ को पूरी फैसिलिटी जो है वो महाजन दे रही है। तो महाजन ये फैसिलिटी देने से पुलिस दल भी जो है उनके जो दायरे में आता है, उस हिसाब से वो लोग जो सामने की पार्टी को नोटिस देने का है तो नोटिस भी देते हैं, और एफआईआर करनी पड़े तो एफआईआर भी करते हैं।
तो कुल मिला के एसआईटी का एक्सपीरियंस 2 साल का मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पूरे देश में अभी जैसे उत्तर प्रदेश है, अभी वाराणसी से मेरे को कांटेक्ट में भी वहाँ के एमएलए आए हुए हैं, साथ साथ में कर्नाटक है, अपना महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। तो ऐसे कम से कम 5-7 स्टेट में से तो मेरे को सब लोग हमारे एसोसिएशन के लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने ये एसआईटी कैसे गठन करवाया। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि लोकल जो अपने स्टेट के एचएम है या सीएम है, इन लोगों को मिलना चाहिए और मिल के ये सारी बात समझानी चाहिए। और अगर एसआईटी का गठन वो लोग कर सकते हैं, या तो उसका कायदा बना के कर देवे, या उनकी अगर पावर में आती है सीपी की या डीजी की पावर में या एचएम की पावर में, तो वो पावर का सदुपयोग करें। और ये व्यापारियों को जो उधार में कपड़ा बेचते हैं, आज अहमदाबाद शहर से जो कपड़ा जाता है वो छोटे छोटे गांव में कपड़ा जाता है और उनको उधार में कपड़ा मिलता है। उनकी फसल पकने के बाद वो लोग पेमेंट करते हैं। तो सरकार को ये आर्थिक बाबत जो व्यापारियों की है वो उसके अंदर साथ रहना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। और सभी स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे गृह प्रधान जो अमित शाह जी है, इस बात को भलीभांति समझते हैं और उसके लिए कायदा बनाएंगे। ये जो लोग उधार में काम करते हैं, जैसे डायमंड बाजार है, गोल्ड बाजार है, ये प्लास्टिक बाजार है, ये अभी आप समझ लो कि हेल्थ में भी अभी आप देखो दवाइयाँ में भी उधार चलता है, कपड़े में उधार चलता है। तो ये सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है इसके अंदर ध्यान रखेगी तो आगे बिजनेस को अच्छा बढ़ावा मिलेगा और साथ में इंडस्ट्री भी टिक जाएगी। इंडस्ट्री टिक जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका पैसा ही नहीं मिल रहा है तो आप खत्म हो जाएंगे। खैर, अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए। गुजरात का नाम पूरे विश्व में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के बिजनेस में हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारी सरकारें गुजरात में और पूरे देश में रही, प्रधानमंत्री बहुत सारे रहे, कांग्रेस की भी रहे, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं आपके गुजरात से। मुझे ये बताइए कि एक बिजनेसमैन के हिसाब से अगर आप सोचते हैं गुजरात में जो ये अभी अचानक से पिछले 20 सालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बिजनेस का, मतलब हर डिपार्टमेंट में गुजरात में क्या ऐसी प्रमुख बातें अचानक से हुई पिछले 20 सालों में कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हुए? किस वे में उनका फिर काम हुआ? गवर्नमेंट से क्या क्या चीज़ें उसमें हुई, थोड़ा मुझको इसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको पूछता हूँ कि आपके घर के अंदर कितने मेंबर रहते हैं? जी 10 मेंबर है। जी। आज घर के अंदर हमेशा झगड़ा ही रहता होगा, तो आप क्या प्रोग्रेस करोगे? नहीं कर पाओगे। वैसे गुजरात के अंदर मैं समझता हूँ तब तक 2002 तक काफ़ी दंगे और कर्फ्यू रहता था। तो मैं शुरू से काफ़ी टाइम से मोदी साहब के नज़दीक के लोगों को भी मैं बोलता था कि आदमी जीवन के अंदर पैसा कमाता है वो किस लिए? चलो भाई, वो अपना खुद का जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो परचेज करेगा, चाहे मकान है, गाड़ी है, वॉटेवर, फिर फार्म हाउस लेगा, ठीक है। तो ये सब किस लिए है? ये सब शांति के लिए है, अपने खुद के आनंद के लिए है। तो जिस सिटी के अंदर दंगा फसाद रहेगा वो सिटी का प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। और सिटी में अगर शांति बना रहेगी तो ये 100% सभी उद्योग भी चलेंगे, सभी को रोजगारी मिलेगी और ये आर्थिक जो परिस्थिति है वो सुधर जाएगी। तो वैसे ही हमारे गुजरात में हुआ। गुजरात में हमने देखा, आज मेरी एज 65 है जी। और मैं कम से कम नहीं, वो बात अलग है। बाकी कहने का मतलब क्या है कि यार 22 साल मेरे निकाल दो जी, तो मेरी जिंदगी के अहम 20 साल 25 साल मैंने काफी कर्फ्यू और दंगा देखा हुआ है। अच्छा, घर में माँ बाप भी चिंता करेगा कि इधर तकलीफ हुआ है, अपना बच्चा कहाँ है, वो भी चिंता में रहेगा, ऑफिस गया है, कहाँ गया। तो मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ,
कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से इधर अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर जब से ये शासन संभाला है, तब से अभी तक टचवुड कभी कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आज व्यापारियों के अंदर भी कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आती है तो हम सीधे चले जाते हैं होम मिनिस्टर के पास, हम सीधे जाते हैं पुलिस कमिश्नर के पास। तो ये हमारे कोई भी छोटे मोटे प्रश्न होते हैं तो तुरंत उसकी सुनवाई होती है। आज हम लोग, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ मस्कती महाजन, मैं आज होम मिनिस्टर साहब को मैं फ़ोन करता हूँ या सीएम साहब को फ़ोन करता हूँ या किसी और इंडस्ट्री के मिनिस्टर को फ़ोन करता हूँ, तो अगर वो लोग मीटिंग में हो गए तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन बाद में ज़रूर से इनका फ़ोन आता है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो टेलीफोनिक टॉक से भी काम पूर्ण हो जाता है। तो ये गुजरात के लिए, गुजरात के उद्योग के लिए, गुजरात के व्यापारी के लिए और गुजरात की प्रजा के लिए बहुत अमूल्य चीज़ है कि भाई आज आपका प्रश्न जो है आप सही जगह पे आप प्रेजेंट करोगे तो तुरंत इसका काम होता है। और मेरे को विश्वास है कि भी ये जो सरकार इतने साल से काम कर रही है, अगर छोटी से छोटी कोई भी कंप्लेन पीएम तक भी पहुंचती है या होम मिनिस्टर के पास भी पहुंचती है तो उसको भी वो ठीक कर देते हैं। तो ये बहुत अहम बात है और ये हर स्टेट में क्या है वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं गुजरात का कह सकता हूँ कि गुजरात की परिस्थिति कुल मिला के बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, आप ऐसा मानते हैं। खैर, मैं भी सर यहाँ पे जो लोकल दुकानदार है मैं भी उससे बात करता हूँ, तो इस बात का जो आपने अभी जिक्र किया है कि 2002 जब से गोधरा का एक कांड होता है उसके बाद से यहाँ बहुत बड़ा एक ऐसा बदलाव हुआ कि उसके बाद से यहाँ दंगा नहीं हुआ, मतलब व्यापारी भी खुश है और सारे लोग हैं। सर, मुद्दे पे आते हैं। अभी तो यहाँ इलेक्शन चल रहा है, मुझे ये बताइए कि अभी तो ऐसे माहौल तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन जो व्यापारी है वो कैसी सरकार चाहता है? देखो, व्यापार, मैं आपको मेरी टेक्सटाइल की बात करूँ तो आप समझ लो कि हमारे यहाँ 2012 में जो टेक्सटाइल पॉलिसी आई, वो टेक्सटाइल पॉलिसी के माध्यम से काफ़ी निवेश हुआ और काफ़ी लोगों ने नए उद्योग डाले और वो पॉलिसी की वजह से आज टेक्सटाइल मार्केट के अंदर काफ़ी रोजगारी भी मिली, साथ साथ में व्यापार भी खूब बढ़ा। तो सरकार की नीति बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या गुजरात गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी टफ की जो पॉलिसी थी वो भी सभी लोगों को मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं गई, सभी लोगों को टाइम से पैसा मिला। आज गुजरात राज्य के अंदर मैं कह सकता हूँ कि किसी उद्योग वाले को अगर टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर उन लोग ने पार्ट लिया है तो उनका कोई पैसा डिले नहीं हुआ, टाइम से आया। कोई एक दो चार केस ऐसे हो सकते हैं कि भी इनके पेपर ठीक नहीं होंगे या तो कहीं ना कहीं इनकी खामी रह गई होगी, बाकी इसके लिए तो मैं बेस्ट एश्योर हूँ कि भी ये इंडस्ट्री के लिए सरकार ने खूब काम किया है और ट्रेडर्स के लिए काफ़ी सुधार अभी भी ज़रूरी है। उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करके बोला है कि जैसे कि 138 जैसे अपना केस होता है चेक रिटर्न का, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए और उसका तुरंत ही उसको न्याय मिले, ये हमारी जरूर रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप देखो कि 138 में अगला केस करेगा और 6-12 महीना और 5 साल तक अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो ये 138 के जो भी कायदा है उसके अंदर ये उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भी इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से अगर चेक रिटर्न होता है तो उसको तुरंत एक समय नक्की कर देना चाहिए कि भाई 25 दिन 30 दिन के अंदर वो पैसा भर दे रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको जेल की सजा होनी चाहिए, तब जाके उद्योग सुधरेगा। क्योंकि आज उधार का काम है और उधार के अंदर व्यापारी जो है वो एक विश्वास में कपड़ा देता है और विश्वास में वो फॉरवर्ड डेट के चेक लेता है। तो फॉरवर्ड डेट के चेक अगर रिटर्न हो जाएंगे और उसके बाद उसको न्याय नहीं मिलेगा तो वो ठीक नहीं है। तो सरकार को हमारी तो यही विनती है कि भी जैसे ये 138 का केस है तो उसके अंदर सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट के अंदर भी ट्रेडर्सों के लिए एक अलग सी कोर्ट होनी चाहिए और उसके डिसीजन फास्ट होने चाहिए। अगर डिसीजन फास्ट नहीं होगा
तो ये अपना देश जो 5 ट्रिलियन की जो अपने करने जा रहे हैं उसके अंदर के भी अपने को थोड़ा टाइम और लग जाएगा। सरकार को जैसे अभी लॉजिस्टिक की भी पॉलिसी सरकार ने अभी जाहिर की है, तो आज जितना झड़प से और कितना सस्ता लॉजिस्टिक होगा तो अपनी कंपटीशन जो है हर जगह पे अपने कर पाएंगे। वैसे ही ये बिजनेस के अंदर भी ट्रेडर्सों को जितना आर्थिक अपने सहूलियत देंगे वो सबसे बढ़िया रहेगा बिजनेस के लिए और इंडस्ट्री के लिए। सर मैं यहाँ अक्सर जब व्यापारियों से कोई राजनीतिक बात करता हूँ तो वो अक्सर उस पर बात नहीं करते। अच्छा, बट आप एक जिम्मेदार पद पे हैं और आप भी बड़े व्यापारी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये आपके गुजरात में बहुत वर्षों से कांग्रेस नहीं आती है, लोग उसको नहीं ला पा रहे हैं, या वो उनका अपना खैर मसला है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या खामियां ऐसी हो चुकी हैं कांग्रेस पार्टी में कि जो व्यापारी हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? इसके पीछे मैं तो एक न्यूट्रली बात करूँ कि मैंने तो जब से बिजनेस संभाला तब से 20 साल मैंने कांग्रेस के टाइम में भी देखा है और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप समझो 27 साल हो गए। जी 27। तो ऐसा कोई डिफरेंस मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन उनकी नीतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि 1974 में या 7 में वो जो एक कायदा किया था, वो क्या बोलते हैं उसको, काफी लोगों को जेल में डाल दिया था। अच्छा। तो ये सब बातें जो है ना वो चुभती है। आज भी इलेक्शनों में ये चर्चाएं होती है बिल्कुल कि भाई ये गलत काम किया, इमरजेंसी इमरजेंसी जो किया तो ये क्या है कि गलत। आपकी उम्र क्या थी सर जब देश में इमरजेंसी लगी? मेरे हिसाब से मैं समझ लो 20 साल। आप बिल्कुल युवा थे। हाँ। तो कैसा माहौल था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, कहने का माहौल यानी सब जगह डर का माहौल हो गया। आप उस समय तो क्या एजुकेशन में थे, क्या धंधे में आ गए थे? मैं एजुकेशन मेरा कंप्लीट हो गया था। मैं थोड़ा अगर कुछ याद हो नहीं, उसमें डर का माहौल हो गया। अच्छा। डर का माहौल यानी कोई भी आदमी को कभी भी अंदर डाल सकते थे, ऐसा ये जो इमरजेंसी का कायदा था। तो ये लोगों को देखो अपनी स्वतंत्रता कोई छीन ले तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो वैसे पूरे देश के अंदर ये एक मैसेज गलत गया और उसकी वजह से उनकी सरकार चली गई। मेरे हिसाब से जनता दल फिर उस टाइम आए और मोरारजी देसाई ने भी उस टाइम शुगर 2.25 रुपए किलो में पूरे देश में उसका रेट किया। तो कहने का मतलब ये तो गुजराती लोग जो होते हैं वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, दिल के साथ बिल्कुल जो भी है सामने बात करने की है और साफ बात है। तो ये गुजरात के हमारे नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह जी जो है, ये दोनों ने आप समझो कि पूरा मेहनत किया हुआ है। आज पीएम साहब की फैमिली की बात करें तो टचवुड कोई फैमिली मेंबर, उनके भी बच्चे के बच्चे, वो भी आज वो कहना नहीं चाहते कि हम पीएम साहब के ग्रैंडसन है या भतीजे है या ये है वो है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मैंने तो जब इलेक्शन में देखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कि आज जो एमएलए है या कोई मिनिस्टर है तो उसके कितने तो दूर के बच्चे और भतीजे सब वो लाल लाइट लेके घूमे और गनमैन साथ में लेके घूमे। तो ये सब बातें इधर गुजरात में नहीं है, वो कल्चर गुजरात में बिल्कुल नहीं है। सर आखिरी सवाल दूंगा। ठीक है सर मुझे ये बताइए, अभी गुजरात में एक्चुअली मैं एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ बात करता हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ माहौल कुछ बदलाव की वाली लोग बात करते हैं कुछ लोग। सर यहाँ पे एक नई पार्टी अभी भी आई है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में वो अच्छे से अपना सब चीज़ कर रहे हैं, पंजाब में भी वो आ गए हैं। आपको लगता है सर कि गुजरात में इस बार कुछ व्यापारी भी कुछ सोच रहे हैं कुछ बदलाव की बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्यापारी को वैसे कोई तकलीफ नहीं है। देखो व्यापारी को अगर तकलीफ होती, मैंने पहले भी आपको बताया कि इधर की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सुनती है और एक्शन लेती है। मैं कई दाखले आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट में इतना ही समझाता हूँ कि अगर व्यापारी कोई भी ट्रेडर अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को मिलेगा, या तो सामान्य प्रजा है
वो कॉर्पोरेटर को मिलेगा और कॉर्पोरेटर से साथ में रह के उसके मिनिस्टर को मिलेगा या उसकी अथॉरिटी को मिलेगा, तो उसका प्रश्न जरूर सॉल्व हो जाएगा। थ्रू चैनल आपको जाना चाहिए, ये उसका रास्ता है, आप उस पर जरूर हाँ। काम हो जाएगा। बाकी आप घर बैठे बैठे चिल्लाओगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको जाना पड़ेगा एकदम राइट वे से, और राइट वे से जाने से क्या है कि काम झड़प से पूर्ण होता है और संतोष भी होता है। तो इस दफा जो इधर का पोजीशन है व्यापारी वर्ग का, वो मैं तो वन साइडेड देख रहा हूँ, क्योंकि सभी लोगों को अच्छे एक्सपीरियंस है और अहमदाबाद की शांति वाली सरकार है ये। शांति वाली सरकार, शांति है। शांति तो देखो ये लोग धंधा कर रहे हैं, खुश हैं। अगर ये कोविड ना आया होता, नोटबंदी से हो गया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में, ठीक है वो तो, बट देखो अभी परिवर्तन नियम का है, कुछ सुधार करना है उसके लिए भोग भी देना पड़ेगा है, तो ऐसी बात है। बाकी मेरे हिसाब से नई पार्टी का इधर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, बस एक ये हंसी मजाक वाला बस एक और सवाल करूंगा आपसे। आपकी मैं कुछ ऑफिस में अभी देख रहा था, मोदी साहब के साथ बड़ी आपकी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स है, मिलते तो क्या बात होती है, थोड़ा ये बताइएगा। नहीं देखो, जैसे हम लोग ने जीएसटी में भी इधर रैली निकाला था मोदी साहब के टाइम में, 2017 में कम से कम 1 लाख आदमी की रैली इधर अहमदाबाद से भी निकली थी। 1 लाख आदमी? 1 लाख आदमी की। अच्छा। सूरत से भी निकली थी, अच्छा, अहमदाबाद से भी निकली थी, पूरे देश में निकली थी, क्योंकि ये क्या है हमारी समझ में आता ही नहीं था व्हाट इज जीएसटी। रोटी कपड़ा और मकान वो बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। तो एक क्या है कि सभी लोगों को एक अजंपा था ये जीएसटी क्यों हमारे पे डाल रहे हो, तो ये तो फ्री होना चाहिए। देखो हर चीज फ्री होना चाहिए ऐसे देखने जाओ। लेकिन उस टाइम हम प्रधानमंत्री जी को हम मेल किया था। अच्छा। और हमने प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए टाइम उनसे मांगा। आप नहीं मानोगे, विद इन 5 डेज के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हमको टाइम दिया था मिलने के लिए। और मैंने अकेला मिलना नहीं वो मुनासिब समझा। आप लोग, मैंने पूरे सभी सूरत से लेके इधर के जितने भी महाजनें थी बड़ी बड़ी, उनके सभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को मैंने साथ में ले लिया। हाँ भाई आप सब लोग चलिए, यानी 13 आदमी मिलके हमने इनसे डिस्कशन स्टार्ट किया। अपॉइंटमेंट मिल गया, हमने इनसे बात की। आप पीएम हो गए, दिल्ली गए? नहीं, इधर अहमदाबाद में इन्होंने एक कोई प्रोग्राम में आने वाले थे। तो इन्होंने पूछा हमको कि भाई आपको अहमदाबाद मिलना है या दिल्ली मिलना है? तो हमने बोला नहीं साहब, हमको तो अहमदाबाद ही मिलना है, हमको क्यों खर्च करवाते हो घर के बगैर। तो साहब ने भी साथ में बैठ के बातें की और बिल्कुल दिल खोल के बात की, और उन्होंने समझाया भी जरूर कि जैसे कि आरसीएम था उसमें, तो आरसीएम के लिए भी हमने बोला कि भाई इसको आप हटाओ। कई चीजें हमने उस टाइम डिस्कस किया। उस टाइम मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई मिस्टर भगत, अगर आपका कुछ मकान बढ़िया बना रहे हो तो उसके अंदर अच्छा से अच्छा आर्किटेक्ट आपने लिया है, और उसके अंदर आपके घर से किसी भी मेंबर ने या आपका धर्मपत्नी ने बोल दिया कि ये थोड़ा टेढ़ा है, तो आज 5-10 करोड़ रुपया खर्च करके आप मकान बनाते हैं और आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो तुड़वाओगे कि नहीं तुड़वाओगे? तो मोदी जी ने बोला, हमने बोला भी तुड़वा देंगे। तो वैसे ही है जीएसटी में। जीएसटी में अगर कहीं कुछ मुश्किल है तो उसका तोड़ दिखाओ, हम उसको भी बदल देंगे। तो कहने का मतलब जो कन्विंसिंग पावर मोदी जी में है वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब आप लोग बहुत हैप्पी हैं उनको, है ना? हमारा दूसरा कोई इनसे मिलने का हमारी देखो हमारी संस्था 100 साल की हुई, तभी मोदी जी के हाथ से हमने इनके बढ़िया प्रोग्राम हमने किया। उसके बाद हमारा ये मार्केट का गोल्डन जुबली हुआ, तो उसमें भी मोदी जी आए। अच्छा। तो मोदी जी से तो मिलना सपोर्ट कर रहे थे। व्यापारियों का यहाँ पे सपोर्ट, व्यापारी को नहीं, रास्ते जाते हुए व्यक्ति को भी अगर वो कुछ बात करेगा तो सुनेंगे, उनकी बात में कुछ उनको ठीक लगेगा तो उसको अमल में भी रखेंगे। तो मोदी जी तो आप समझ लो तर्क से परिणाम तक जाते हैं। कोई भी तर्क करेंगे मोदी जी तो परिणाम तक वो पहुंच जाएंगे। ये मोदी जी हमने बहुत देखा। वो
जो भी चीज सोचते हैं ना वो करके दिखाते हैं। शायद यही वजह है कि गुजरात का व्यापारी बहुत खुश है और व्यापार बहुत बढ़ रहा नहीं है। नहीं, सभी लोग खुश है। ओवरऑल देखो, आज समझ लो कि भी आज बच्चा है घर में और उसको चॉकलेट तुम नहीं दोगे तो वो रोएगा। उसका नेचर है। देखो ठीक है ना, वैसे ठीक है, कई लोगों को ऐसा अपना स्वार्थ होता है, ज्यादा स्वार्थ रखते, स्वार्थी तो सब लोग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुनिया ही बढ़िया, पूरी स्वार्थी है। शानदार शानदार है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आज की हमारी ये विशेष मुलाकात बस यही तक थी। हम गुजरात में हैं, अभी और भी लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं गुजरात का क्या मूड है, इलेक्शन का क्या मूड है, यहाँ पे सरकार कौन सी आ रही है। वैसे तो अभी मेरी सर से बात थी, तो जो व्यापारी हैं वो तो अभी खुश है अपने काम से। खैर देखते रहिए चर्चा टीवी, हम मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।